हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे, है ना? सॉरी गाइस यार, क्योंकि कल जिस बस से मैं घर आती हूँ, एक तो वो बस ने मुझे लेट कर दिया, वो पंक्चर हो गई थी और उसका पंक्चर निकलने के चक्कर में मेरा ही पंक्चर निकल गया। घर आने के बाद मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि मैं 9:30 या 10 बजे घर आई थी। और उसके बाद मैं बताना भूल गई आप सबको, मेरे आंटी को बेबी हुआ है। अभी 2 ही या 3 दिन ही हुए हैं। तो हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और मेरे घर पर कल जगराता भी था। इतना शोर शराबा था कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, तो मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं किया। सो इसलिए सॉरी। अब चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो लैन कुरैन अब सबको बताने लगते हैं विंग कौन है। विंग उनकी बहन लैन सैंड्रन का इकलौता बेटा है। उनकी बहन लैन सैंड्रन, जिसकी शादी पहले वैन चाओ से तय की गई थी और वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए घर छोड़कर भाग गई थी और उन्होंने वीक चांगसे के साथ में शादी कर ली थी। जिसके बाद से ही वैंस और लैंस के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी और वैंस ने इस बात का बदला लेने के लिए उनकी बहन कांगसे सैंड्रन और उनके हस्बैंड वी चांगसे को मार डाला था। वी चांगसे हमारे तुम्हारे डैड और हम सबके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में कुछ चीज़ों की वजह से गलत फहमी बन गई थी कि वी चांगसे ने हमारी कंपनी को ख़राब करने की कोशिश की। उन्होंने कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशंस को लीक किया, जिसकी वजह से तुम्हारे डैड और वी चांगसे दुश्मन हो गए थे। वी चांगसे के डैड की डेथ के बाद उसने पहले ही बिज़नेस की अच्छी स्टडी कर रही थी और उसमें माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसलिए जब उसने कंपनी खुद से संभालनी शुरू की तो उसकी कंपनी ने काफ़ी ऊंचाइयां छू ली। तुम्हें हमारा बीजिंग में वो मेंशन याद है, वी मेंशन? तो सब लोग कहते हैं हाँ। लैन चैन कहते हैं वो मेंशन तो हमारे मेंशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम उस मेंशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उन्हें कुरैन बताते हैं कि हाँ, वो मेंशन भी चांगसे का है, तुम्हारी आंटी का है। और वो सिर्फ पूरे चाइना के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। हम लैंस तो उन्हें छू भी नहीं सकते थे। हमारी जैसी 10 कंपनियां भी चांगसे खुद खरीद कर चला सकता था और विंग उनका एक लौता बेटा था। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें वेंस को बर्बाद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन वेंस ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमारी एक फैमिली का हिस्सा बर्बाद कर दिया। वेन रोहान, जिसके साथ तुम्हारी आंटी की शादी तय हुई थी, उसने एक दिन बीजिंग के उसी वह मेंशन में जाकर तुम्हारे अंकल वी चांग से और तुम्हारी आंटी कांग से सैंड्रन को मार डालना था। अभी इन तीनों में से सिर्फ एक इंसान ज़िंदा नहीं है, एक और पर्सन है, वो भी ज़िंदा है, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वो ठीक हो सके। अंकल यहाँ पर बताते नहीं हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सबको एक इशारा दे देते हैं। अंकल बताते हैं विंग उस कांग से सैंड्रन का एक लौता बेटा है। वांग जी, तुम्हें विंग याद है ना? जब तुम छोटे थे तभी विंग के साथ तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी और ये उस वक्त की बात है जब तुम और विंग सिर्फ एक बार मिले थे। अब जाकर वांग जी को याद आता है। अंकल ये सब कुछ सबको बता रहे थे और ये सब कुछ जानने के बाद आयुआन बहुत डर गया था और वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा था। आयुआन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो लैन चचान को हक करके रोने लगा था। लैन चचान उसे शांत करा रहे थे, लेकिन आयुआन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी उसे हक करने चाहता है तो वो वांग जी पर भी चिल्ला देता है, टाटा, मैं जियांग्स में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें भिखारी बना दूंगा, उन सबकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। आयुआन का गुस्सा वांगजी अच्छे से जानता था, इसीलिए वांगजी आयुआन को समझाने की कोशिश करता है। बट आयुआन जो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उसका रोना शांत नहीं हो रहा था, तो लैन कुरैन उसे हक कर लेते हैं और वो उसे शांत कराने लगते हैं। लैन कुरैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी, जो तुमने किया है तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर विंग के पास तुम्हारा बेबी है तो तुम्हें विंग से शादी करनी होगी, विंग की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर इन सब में कहीं भी तुम्हारी वजह से विंग को हर्ट हुआ है तो इसके लिए तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, तुम इसके लिए तैयार रहना। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आकर मेंग्याओ को रिपोर्ट करता है, सर पेशेंट को होश नहीं आ रहा है और उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। मेंग्याओ और उसके साथ खड़े सभी लोग ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गए थे।
और डर गए थे। मंग्याओ दौड़ते हुए उस रूम की तरफ जाता है। वो एक वीआईपी वार्डरूम था जहाँ विंग को एडमिट किया गया था। विंग को आईसीयू से निकालकर शिफ्ट कर दिया गया था। अब जाकर सब लोग विंग को देखने के लिए आए थे। लैन कुरैन, लैन चचैन, नियमिंगजे, जितने भी लोग हॉस्पिटल में थे सब लोग मिलकर विंग को देखने आए थे। इतने सालों बाद लैन कुरैन विंग को देख रहे थे। वो विंग के करीब जाकर उसे देखते हैं। विंग बिल्कुल हूबहू उनकी सिस्टर कांग सैनरन जैसा दिखता था। विंग के फेस के नीचे छोटा सा मॉल था जो उन्होंने बचपन में विंग के फेस पर देखा था। विंग बहुत सुंदर था, लेकिन उसका अभी वो प्यारा सा फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा पेल पड़ गया है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में है। मैंग्याओ और कुछ डॉक्टर्स जो मैंग्याओ के असिस्टेंट थे वो सब मिलकर विंग को ट्रीट कर रहे थे। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, पर फिर भी पता नहीं विंग की कंडीशन बिगड़ रही थी। मैंग्याओ ने अभी विंग को एक इंजेक्शन दे दिया था जिससे उसकी थोड़ी हालत में सुधार आया था। मैंग्याओ आधे एक घंटे तक विंग को चेक करता रहता है। अब जाकर मैंग्याओ को ऐसा लगा था कि विंग की कंडीशन में सुधार हुआ है। मैंग्याओ सबको उस रूम से बाहर निकाल देता है। अंकल जो बस विंग के पास खड़े होकर उसे देख रहे थे, उसके सर पर अपना हाथ फहराते हुए उसे प्यार से देख रहे थे, और वो बस ये सोच रहे थे कि वो जिसने विंग की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, चाहे वो वैंस हो या जियांग्स, अंकल उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन सबको बर्बाद करेंगे। अभी अंकल वांग जी और सब लोग, पूरी लैंस फैमिली, बस विंग की कंडीशन को स्टेबल होने में, उसकी कंडीशन में सुधार आने का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है बीजिंग में, जहाँ पर अभी यान ली, निया हायसांग, जिन जिशुआन सब लोग चर्च में विंग का वेट कर रहे थे, और विंग की कंडीशन तब तक और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। यानली को नहीं पता था कि यहाँ उसके भाई के साथ क्या क्या हो चुका है। यानली की शादी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन विंग चर्च नहीं पहुँचता। विंग चर्च पहुँचेगा भी कैसे? विंग के साथ तो बहुत कुछ हो गया था। शादी कंप्लीट हो जाने के बाद ही यानली जिशुन की तरफ देखकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ज़रूर मेरे आशन के साथ कुछ हुआ है, मैं एक बार आशन को देखना चाहती हूँ। तो जिन जिशुन कहता है, ठीक है चलो हम जियांग मैंशन चलते हैं, तुम्हारे घर चलकर ही देख लेते हैं। यानली कहती है, क्या तुम सच में मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तो जिन जिशुन कहता है, मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकता हूँ यानली, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हारे लिए तो मैं जियांग मैंशन में तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। यहाँ पर यानली, निया हायसांग, जिन जिशुन, विंग के कुछ फ्रेंड्स, जो सब लोग चर्च में विंग का वेट कर रहे थे, वो लोग विंग को कई बार कॉल करते हैं, लेकिन विंग का कोई जवाब ही नहीं आता भी कैसे? विंग के साथ तो बहुत कुछ हो रहा था उस समय। अब सब लोग चर्च से निकलते हैं। निया हायसांग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसने अब तक अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स यानी कुछ आदमियों को भेजकर विंग का पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक तो उसे कोई न्यूज़ भी नहीं मिली थी। थोड़ी देर में वो लोग जियांग हाउस पहुंच जाते हैं, जहां मैडम यू काउच पर बड़े आराम से बैठी हुई थी। यानली मैडम यू से पूछती है, विंग कहाँ है? मैडम यू कोई जवाब नहीं देती। यानली पूरे घर में विंग को ढूंढने लगती है। यानली की ऐसी कंडीशन देखकर जिन को भी कुछ समझ नहीं आता। निया हायसांग, जिसे बहुत गुस्सा आ जाता है मैडम यू का ऐसा बिहेव देखकर, और वो कह देता है, मेरा दोस्त कहाँ है मेरा विंग, क्या किया आपने उसके साथ? लेकिन मैडम यू अभी भी नकटी ढीठ बनी हुई थी। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो चुपचाप काउच पर बैठी थी और अपना जो काम वो कर रही थी वो करती जा रही थी। यानली विंग के रूम में जाकर विंग को देखने के लिए जाती है। वहाँ पर यानली देखती है विंग के रूम में फर्श पे बहुत सारा ब्लड है, और उसका पूरा रूम तहस नहस हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ विंग के साथ किसी ने हाथापाई की। ये सब देखकर तो यानली गिर ही पड़ती है फर्श पे, और यानली की चीख सुनकर सब लोग विंग के रूम की तरफ जाते हैं। यानली जो फर्श पर बैठ गई थी और उस ब्लड को देखकर चीख रही थी, वो अपने बालों को पकड़कर खींच रही थी। उसे सदमा लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिशुन यानली को जाकर देखता है, वो यानली को संभालने लगता है। जिशुन की नज़र फर्श पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारा ब्लड था और विंग का पूरा रूम तहस नहस हो चुका था। तो जिशुन को भी बहुत अजीब फील होता है। ख्वाइसांग अभी भी दौड़कर रूम में आया था और उसने भी रूम की ये सारी हालत देख ली थी। अब ख्वाइसांग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपने सारे आदमियों को, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को, जो भी उसके बीजिंग में थे, सबको काम पर लगा दिया था। विंग जहाँ जिस हालत में जिस किसी को भी मिले तुरंत से उसे खबर की जाए, उसे विंग चाहिए किसी भी हालत में।
यान ली यहाँ खुद को संभालती है। जिन जिशुन उसे समझाता है। वो लोग नीचे आते हैं और मैडम यू से पूछताछ करते हैं। मैडम यू कुछ नहीं बता रही थी। वो बस यानली से इतना कहती है, विंग यहाँ से चला गया। यानली पूछती है, वो कहाँ चला गया, क्यों चला गया, कैसे चला गया, और उसके रूम में इतना सब कुछ कैसे हुआ है, फर्श पर बहुत सारा ब्लड है, क्या किया है आपने उसके साथ, उसका पूरा रूम तहस नहस है, आप मुझे बताइए मॉम आपने क्या किया। मैडम यू यानली को कोई जवाब नहीं देती और वो रूडली यानली से कहती है, तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम बस अपनी शादी को एंजॉय करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। उस अनाथ के लिए तुम्हें यहाँ पर तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। यानली अपने घर में जाओ, अपने हस्बैंड के साथ जाकर अपने अच्छे से नाइट स्पेंड करो, अपना लाइफ देखो, अपना घर देखो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो चला गया जहाँ उसे जाना था। इतनी देर में जियांग मेंशन में एक पर्सन की एंट्री हो गई थी। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियांग फैंगमियान थे, जो अपने बिज़नेस ट्रिप ख़त्म करके 3 महीने बाद घर लौटे थे। उनकी काफ़ी सारी बिज़नेस मीटिंग थी जो बीजिंग से बाहर की थी। वो अभी भी घर लौटे थे और घर में ये सब तमाशा देखकर वो और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बीवी और यानली की तरफ देखकर पूछा, यानली बेटा क्या हुआ। तो यानली बताती है, डैड मॉम ने विंग के साथ कुछ कर दिया है। विंग के पूरा रूम तहस नहस है, उसमें बहुत सारा ब्लड भी है और विंग पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा। मैंने विंग को कॉल किया था, आज मेरी शादी थी जिशुन से, हम लोगों ने चर्च में शादी की। विंग आने वाला था, उसने वादा किया था, मैंने विंग से बात भी की थी, लेकिन विंग आया ही नहीं डैड। और अब जब मैं उसका रूम देख कर आई हूँ तो ये मॉम कुछ नहीं बोल रही है। इनसे पूछिए इन्होंने मेरे आशिन के साथ क्या किया। जब यानली रो कर ये सब अपने डैड से कहती है तो जियांग फैंगमियान मैडम यू से सख्ती से पूछते हैं, यू क्या किया तुमने मेरे विंग के साथ, कहाँ है वो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मैडम यू इरिटेट होते हुए और गुस्से में बिना सोचे समझे ये बोल देती है, मैंने उसे मार दिया मैंने उसे, मार डाला है मैंने उसे। अब बोलो क्या करोगे तुम सब लोग मेरा, मुझे मार डालोगे, जिस सज़ा दोगे, जो देना है दे दो, जितनी सज़ा देनी है दे लो, मगर मैंने उसे मार दिया, वो ज़िंदा नहीं है अब। ये सुनने के बाद जियांग फैंगमियान की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें बहुत ज़ोर का झटका लगा था और वो एक काउच पर जाकर धक्के से बैठ गए थे। उनके हार्ट में पेन हो रहा था और ये सब जियांग यानली, जिन जिशुन, हॉयसंग और विंग के दोस्त जो वहाँ पर मौजूद थे सब नोटिस करते हैं। वो लोग जियांग फैंगमियान को पूछने लगते हैं कि उन्हें क्या हुआ, लेकिन जियांग फैंगमियान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती देखकर हॉयसंग कहता है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो जियांग फैंगमियान रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। किसी को इस बात की अभी तक कोई खबर नहीं थी, सब लोग टेंशनों में थे। और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक डॉक्टर जियांग फैंगमियान को डेथ साबित कर देता है। वो डॉक्टर बताता है, हमें पोस्टमार्टम करना होगा और आप लोगों को इनको ले जाने के लिए वेट करना होगा। 2 घंटे पोस्टमार्टम चलने के बाद वो डॉक्टर उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहते हैं, इन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से ही इनकी डेथ हो गई है। आप इनकी बॉडी को क्लेम कर सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद में। यान ली, जिसकी सारी दुनिया थोड़ी ही देर में लुट गई थी, अभी अभी तो उसने शादी की थी, अभी अभी तो उसकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन उसकी लाइफ की खुशियों को तो नज़र लग गई जैसे। मैडम यू जो वहीं खड़ी थी और ये सब सुनने के बाद उनका तो कोई होश ही नहीं था, वो बुरी तरह से गिर गई थी फर्श पर और अब वो रो रही थी। उनके पास जियांग चैंग भी पहुंच गया था, लूसी भी वहीं खड़ी थी, लूसी को भी रोना आ रहा था। उनके डैड जो 3 महीने बाद वापस आए थे और वो बस आते ही उनसे बात भी नहीं कर पाए और निकल गए इस दुनिया से, चल बसे इस दुनिया से। यान ली जो अपने होश में नहीं थी, वो जिशुन को हक करके बहुत देर तक रोती रहती है और अपने डैड की डेथ, साथ में आशियन के साथ जो भी हुआ उसका उसे बहुत सदमा लगा था। अभी यान ली बहुत गुस्से में थी। वो अपने डैड की डेड बॉडी को खुद से अपने साथ ले जाती है और अपने मॉम, ब्रदर और सिस्टर से कह देती है, मैं आप लोगों के लिए आज से मर गई और आप लोग आज से मेरे लिए मर गए। मेरी लाइफ में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और डैड का फ्यूनरल मैं खुद करूँगी। यान ली अपने डैड की बॉडी को ले जाती है और वो अपने ही घर पर उनका फ्यूनरल रखती है, उनके सारे रिचुअल्स करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। यानली ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। वहाँ यूएस में अब बीइंग की कंडीशन में धीरे धीरे सुधार हो तो रहा था,
लेकिन सब लोग अभी भी टेंशन में थे। मेंग्याओ का कहना था कि उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, बस जो थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है वही है, पर हमें इससे ज़्यादा के रिजल्ट्स चाहिए। सब लोग यहाँ टेंशनों में थे। वहीं दूसरी तरफ निया मिंगजे जो अभी अभी हॉस्पिटल पहुँचे थे यूएस में वांग जी से मिलने, वो जब विंग को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं और वो कहते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इसके साथ क्या हुआ, तुम लोग सब इसके साथ क्यों हो। तो फिर से एक बार मिंगजे को शिचैन का सब कुछ बताते हैं और मिंगजे हॉस्पिटल से बाहर निकलकर तुरंत ही निया हॉयसंग को फ़ोन लगाते हैं। निया हॉयसंग जो यहाँ 2 दिनों से विंग को ढूंढने में लगा हुआ था। यान ली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यान ली ने खाना पीना बंद कर दिया था, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। वो कमरे से बाहर नहीं आती थी, किसी से बात नहीं करती थी। जिशुन और निया हॉयसंग उसे बड़ी मुश्किल से संभाल पाते थे और थोड़ा बहुत कुछ खिलाने की कोशिश कर पाते थे। यान ली को संभालना मुश्किल होता जा रहा था और निया हॉयसंग गुस्से से लाल पीला हुए जा रहा था। उसने विंग को ढूंढने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को लगा दिया था। अपना सारा काम छोड़कर हॉयसंग बस विंग को ढूंढ रहा था। जब उसके ब्रदर का कॉल आता है तो हॉयसंग उसे इग्नोर करता है। निया मिंगजे भी 2-3 बार हॉयसंग को कॉल करते हैं, तब जाकर हॉयसंग अपना कॉल पिक करता है और अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर क्या हुआ। तो निया मिंगजे उसे डांटते हुए कहते हैं डफर, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे। तो निया हॉयसंग अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। विंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं विंग को ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ उसके लिए, पागलों की तरह से पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे विंग कहीं नहीं मिल रहा। निया मिंगजे अपने ब्रदर की वॉइस में उसका रोना महसूस कर पा रहे थे। तभी वो निया हॉयसंग से कहते हैं हॉयसंग विंग मेरे पास है। जैसे ही ये बात निया मिंगजे बोलते हैं, दूसरी तरफ निया हॉयसंग जिसका फ़ोन स्पीकर पर था और वो इस वक्त जिशुन और यानली के साथ खड़ा हुआ था। यानली जैसे ये बात सुनती है, निया हॉयसंग का फ़ोन छीनते हुए उससे कहती है हाँ अब कौन है, अब कौन है, कहाँ है मेरे मेरे भाई, कहाँ है, मुझे 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 उसे देखना है, मेरे भाई से एक बार मुझे मिलने दीजिए प्लीज़, मेरा भाई जहाँ भी है मुझे बता दीजिए। ये सुनने के बाद तो सबको शौक लग जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ निया मिंगजे का फ़ोन भी स्पीकर के ऊपर था और उसके आसपास भी लैंड वांग जी और उसकी पूरी फैमिली उस वक्त मिंगजे के पास खड़ी हुई थी। और यानली की वॉइस सुनते हैं वांग जी मिंगजे से फ़ोन छीनते हुए कहता है आप कौन बात कर रही हैं। तो यानली कहती है मैं यानली पिंकी शिजे हूँ। हॉयसंग अब यानली से फ़ोन लेते हुए कहता है गग्गा ये यानली शिजे हैं, ये विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उस पूरी घर में विंग की टेक केयर बस यही करती थी और इन्होंने 2 दिन से खाना पीना सब कुछ बंद कर रखा है। हम लोग विंग को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें विंग कहीं नहीं मिल रहा। निया मिंगजे कहते हैं विंग हमारे पास है यूएस में। तो निया हॉयसंग कहता है ठीक है गगा, मैं यूएस आ रहा हूँ। वो बिना कुछ अपने गगा की बात सुने कॉल कट कर देता है और जिशुन से कहता है नेक्स्ट जो फ़्लाइट यूएस के लिए है उसे बुक कर दो। तो जिशुन कहता है बुक कर दो का क्या मतलब है, 1 घंटे बाद फ़्लाइट है। तो निया हॉयसंग उन दोनों को अपने साथ ले जाता है, कपड़े पैक करने तक का टाइम नहीं देता और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में कार ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुंचता है फ़्लाइट के लिए। बस अपने पासपोर्ट उन्होंने लिए थे और सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सब लोग फ़्लाइट में बैठ भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निया मिंगजे ने अब ये सारी बातें जाकर वांग जी को बता दी थी। यहाँ पर मैंग्याओ और जिन जिशुन अभी तक दोनों को भी एक दूसरे का कुछ पता नहीं था। मैंग्याओ को जिन जिशुन काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। जिन जिशुन ने इसीलिए अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने बड़े भाई मैंग्याओ की बड़ी इज्जत करता था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। शायद ये वीडियो आज छोटा है बट मेरे पास इस वक्त आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो गाइस इससे काम चला लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि अभी जब यानली यूएस जाएगी तो वहाँ पर क्या क्या तमाशा होगा, क्योंकि आयुआन और बाकी लोगों को तो इतना ही पता है कि जियांग फैमिली ने विंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।